ठीक। अब देखो, तो कल अपन ने मिनरल क्या होता है वो पढ़ा था, क्या होता है मिनरल। अब बात है, कोई भी चीज जो हमको अर्थ से मिलती है नेचुरली, कोई भी कंपाउंड, वो मिनरल है। पर वो मिनरल क्या और कहलाएगा, मिनरल और कब कहलाता है तन्वी, जब हमारी मर्जी है दो दो गैंग आपस में भिड़े, होती है ना, दो गैंग फाइट करती है आपस में। हाँ बोल। मतलब अगर मिनरल के अंदर में मेटल जो है वो ज्यादा हो, और उसको जब आप निकालोगे खर्चा आएगा ना आपका, तो आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। सो एनी एनीथिंग विच कंटेन मोर, एनी मिनरल विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मेटल एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल, तब उस मिनरल को और बोलते हैं। अगर मान लो कि उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो वो फिर मिनरल ही कहलाएगा, और नहीं कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अपन ने गैंग वर्ड यूज किया था, GANGUE। ये वर्ड क्या होता है, हर मेटल अपन को अर्थ में से मिलता है। सब बड़ा याद रखना, मैं आपको सुनिए, अर्थ में से मिलता है। तो हम जब कोई भी चीज निकालते हैं तो उसमें मिट्टी बहुत सारी इंप्योरिटीज आ जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी इंप्योरिटीज बहुत समय से उसका में जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है उसके। तो एनी इंप्योरिटी विद मिनरल इज नोन एज गैंग। तो अब हमारा मकसद क्या है, कि हमको प्योर मेटल को, उस पत्थर, जब मैं और बोल रहा हूँ कि आप पत्थर समझो, पत्थर के से कुछ मिलता है आपको, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सबका बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। मैं आपको एक दिन जब वो लगाऊंगा प्रोजेक्टर, सब दिखाऊंगा आपको, और दिखते पत्थर होते हैं, कुछ नहीं, या जस्ट स्टोन्स। ठीक है। पर उन पत्थर में से हमको वो मेटल बाहर निकालना है। कल हमने क्या पढ़ा था, कि मेटल भी अलग अलग तरह के होते हैं, हाई रिएक्टिव, मीडियम वाले, लो वाले। तो अलग अलग मेटल को निकालने की अलग टेक्निक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल विच आर ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो पहले क्या पढ़ना है, जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है उनको कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। तो देखो, लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल जो लो रिएक्टिविटी में आते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, गोल्ड, प्लेटिनम, पीटी। ठीक है। ये तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मतलब इतना, कोई आपको केमिकल रिएक्शन नहीं करनी पड़ती है। भाई मान लो कि किसी जगह गोल्ड है, तो आप खोदोगे, पत्थर निकलेंगे। ठीक है। फिर आपको करना है उसको साफ करना है, बस मिट्टी मिट्टी साफ करते जाओ, एट द एंड क्या बच जाएगा, गोल्ड बच जाता है। गोल्ड के छोटे छोटे पीस बनते हैं। फिर आप वो पीस पीस को जाके, जो भी उसका होता है खरीदा उसको दो, वो उनको पिघला के बड़ा पीस बना देता है, फिर वो मार्केट में बेच देते हैं। ये तो बिल्कुल प्योर फॉर्म मिलती है। ये कभी रिएक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जनरली अवेलेबल क्या है रिएक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन, वाटर, सल्फर। उससे तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेटल है जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, उसमें से एक है मरकरी, Hg। ठीक है, उसकी बात करें। तो Hg जो होता है, वो एक्चुअल में अपने आसपास के सल्फर से रिएक्शन करके HgS ये बना लेते। ठीक है। तो ये ये क्या है, इट इज द ओर ऑफ मरकरी। Ag नहीं, Hg है। इस ओर का नाम है, इसको बोलते हैं चिनाबार। चिन्ना बोल दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे क्या है, तुम्हें याद करना नहीं है। सीना, कुछ देखो, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मैटर करेगा। अगर आप फ्रांस की जो एक्सेंट है उसमें देखोगे तो अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट में अलग बोलते हैं। ठीक है। अमेरिकन एक्सेंट में अलग बोलते हैं, तो जो इस पे ध्यान रखना। मरकरी का और का नाम क्या होता है, चिनाबार। ठीक है। फिर तुमको जो जानना ध्यान रखना, स्पेलिंग ध्यान रखना, मेन ये प्योर मरकरी नहीं है, ये HgS है, सल्फर साथ में जुड़ा हुआ। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब ऐसा है कि हम क्या करेंगे, हम अर्थ में जब निकालेंगे पत्थर बार, तो उसमें तो HgS होगा, हमको Hg चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो वो देखो समझ। तो अब हमारे बुक में रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन क्या दी हुई है, सबसे पहले चिनावार को एयर के अंदर में हीट कर, क्या करते हैं, एयर के अंदर में हीट कर।
गर्म करेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, उस इस रिएक्शन से बनता है, देखो एक बात सुनना ध्यान से, जो लो रिएक्टिविटी जो मेटल लो रिएक्टिविटी वाले हैं और जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं जैसे कि HgO, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने आगे आएगा कॉपर ऑक्साइड, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो उनको रिमूव करना आसान होता है, उनको उनसे प्योर मेटल निकालना आसान होता है। तो लो रिएक्टिविटी और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है, जब भी हमको एक्सट्रैक्शन करना है तो हमको प्रॉफिट देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये हमारे मन से नहीं होता है, करने को तो कोई चाहे तो डायरेक्टली इसको यू कैन डायरेक्टली गेट Hg प्योर फ्रॉम सल्फर ऑल्सो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, पर शायद उसको करने में ज्यादा खर्चा आता हो, बात समझ में आ रही है, तो ये सब ध्यान रखना, ये और है, मतलब प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो लो रिएक्टिविटी और जो मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल है, अगर उनकी ऑक्साइड वाली ओर है, अगर वो जुड़े हुए ऑक्सीजन से, तो उनको उसमें से निकालना प्रॉफिटेबल होता है। तो क्या करेंगे पता है, अपन अपन कुछ नहीं करेंगे, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल और मीडियम वाले मेटल को हमेशा पहले कन्वर्ट करेंगे उनकी ऑक्साइड वाले मेटल में, और फिर ऑक्साइड से क्या कन्वर्ट करेंगे, प्योर में कन्वर्ट करेंगे, वो प्रॉफिटेबल होता है, कंपनियों के लिए होता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लो रिएक्टिविटी, उसमें अपन ने देखा गोल्ड प्लेटिनम को प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वो किसी रिएक्शन करते भी नहीं है, तो आप तो बस डायरेक्टली निकालो, वॉश करो, मिट्टी साफ होगी, प्योर गोल्ड मिल गया। पर जो बचा हुआ मान लो मरकरी है, वो मिलता है विद सल्फर रिएक्शन करके मिलता है। तो क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं हवा में, हवा में कुछ नहीं करना है, पत्थर है उसको हवा में उसको गर्म करो, हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन में बनेगा HgO प्लस SO2 बनेगा, ये रिएक्शन हुई, अब हमको HgO मिल गया, इसको और गर्म करते रहो, आफ्टर सम टाइम प्योर मर्करी और ऑक्सीजन आपको हाथों हाथ मिलेगा। तो ये रिएक्शन करना कुछ नहीं है, आपको उस ओर को लाके हवा में गर्म करो, गर्म करोगे ऑटोमेटिक हवा की ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, ये बनेगा, ये तो गैस फॉर्म में होता है, हवा में उड़ जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको और गर्म करते जाओगे, Hg और O अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, हवा में चला जाएगा, आपको प्योर मर्करी आपको आपकी प्लेट में मिल जाएगा। तो इन दिस वे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे बुक में केवल मरकरी का एग्जांपल दिया, आपको वही जानना है। बात समझ में आ गई, डन। अब देखो मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। अब बस सुनो, बस ध्यान सुनो जो क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी आर वेरी अनरिएक्टिव, रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ दिस ओर कैन बी reduced टू प्योर मेटल बाय हीटिंग, उनका अगर ऑक्साइड वाला ओर है, ऑक्साइड वाला है, वो जुड़े हुए ऑक्सीजन से, दे कैन बी इजीली रिमूव इनटू प्योर फॉर्म। एग्जांपल दिया हुआ है मरकरी का ओर, चिनाबार, HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू HgO, mercury oxide is then heated, then it reduced to mercury, pure mercury on the further heating। ये पूरी रिएक्शन को ही आपको समझाना है, बात समझ में आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा अपन आते हैं, एक और एग्जांपल है ले लेते हैं इसका, जो अपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी है, ठीक है। बेटा बात करते हैं कॉपर की। कॉपर भी आप जब अर्थ में से बाहर निकालोगे तो आपको विद सल्फर मिलता है, रिएक्शन किया हुआ, अगेन उसको आपको हीट करना है विद ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा आपको वहां पे, SO2 गैस, अगेन इसको और हीट करोगे, इसी को आगे हीट करते जाओ, ठीक है, तो आपको फाइनली मिलेगा Cu प्लस SO2, आपको प्योर कॉपर मिलेगा। तो लो रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल्स हैं उनको रिमूव करने की टेक्निक ये है, पहले कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड, लो नहीं, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी, पहले दोनों को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में, ठीक है। वो जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, लो वाले या तो प्योर मिलेंगे एकदम जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, और कॉपर और मरकरी ये तो मिलेंगे विद सल्फर रिएक्शन, ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है, वो तो नेचुरली अपने आसपास के चीजों से रिएक्शन कर लेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस गर्म करना, ये रिएक्शन करेगी, गर्म किया ये बना, इसको और गर्म किया, कॉपर और SO2 मिल गया, कॉपर प्योर मिल गया, उसको अलग कर दो, आपका काम हो गया। तो ये तो लो रिएक्टिव वाले मेटल है। अब आते हैं मीडियम वाले, ठीक है। अब मीडियम वाले में क्या होता है,
देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है, वो जनरली हमको दो रूप में मिलते हैं अर्थ के अंदर में। देखो उनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, मतलब क्या हुआ कि वो थोड़े ज्यादा लोगों से रिएक्शन करेंगे। लोग वाले तो ना या तो करते ही नहीं है, यहाँ पे इक्का दुक्का से करते हैं, बहुत मुश्किल से। ठीक है, मीडियम वाले हैं तो थोड़े ज्यादा से करेंगे। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल अर्थ के अंदर जब खोदते हैं तो जो पत्थर निकलता है, या तो मिलता है वो सल्फाइड ओर में, या उनकी मिलती है कार्बोनेट ओर। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जिंक को लेकर, हमारे बुक में जिंक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जिंक या किसी किसी जगह जिंक सल्फाइड इस रूप में मिलेगा, या किसी किसी जगह जिंक कार्बोनेट इस रूप में मिलेगा। डिपेंड, जब अर्थ बनी होगी तब क्या कंडीशन रही होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो जहां पर मिलता है कार्बोनेट, जहां पर मिलता है जिंक कार्बोनेट, वहां पे शायद सल्फर उसके आसपास नहीं हो, तो उसने इससे रिएक्शन कर लिया हो और कंपाउंड बन गया हो। बात समझ आ रही है? इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइम व्हेन द अर्थ इज फॉर्म। तो मीडियम एक्टिविटी वाले मेटल जो होते हैं वो दो रूप में मिलते हैं, या तो वो मिलेंगे सल्फाइड रूप में या मिलेंगे कार्बोनेट रूप में। कोई भी रूप हो, हमारा मकसद क्या होगा, दोनों को जिंक ऑक्साइड तक लेके जाना, क्योंकि ऑक्साइड से प्योर मेटल निकालना सस्ता पड़ता है कंपनियों को। बात समझ में आ गई? डन। अब ध्यान सुनना, अब दो वर्ड आएंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अभी रोस्टिंग क्या होता है तो सुनो। देखो सल्फाइड ओर को सल्फाइड ओर को अगर आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तब जो प्रोसेस अपनाते हैं उसका नाम है रोस्टिंग। क्या नाम है? रोस्टिंग। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज अ मेथड टू कन्वर्ट द सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? अभी कैसे करते हैं? तो करना कुछ नहीं है, इसको आपको इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन सप्लाई ऑफ एयर जलाना है, बस गर्म करना है, हीट करना है। तो जिंक सल्फाइड की ओर को इन ऑक्सीजन हीट करेंगे तो एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 मिलेगा। सो व्हाट इज रोस्टिंग? अब सुनो डेफिनेशन। सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड by heating strongly in the presence of air। बात समझ आ गई? हवा में गर्म कर दो उसको। सो हमारा मेन मकसद क्या है? ऑक्साइड की ओर बनाना। ओए ओए ओए, नोट्स में सब मिलेगा, सब प्रॉपर दिया, डोंट वरी। सल्फाइड, हमारा मेन मकसद क्या होता है? ऑक्साइड की ओर। देखो हम जो पढ़ेंगे ना हाई रिएक्टिविटी मेटल, वहां पे ऑक्साइड बनाने से कोई काम नहीं होने वाला ना, अपन वो भी समझेंगे। ठीक है, देखो उसका तरीका अलग होगा। लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी, इनमें क्या होता है, प्रॉफिटेबल क्या होता है, कंपनी क्या पड़ता है कंपनियों को, पहले उनको ऑक्साइड से लेके जाओ। मीडियम वाले मिलते हैं या तो सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट फॉर्म में, दोनों को बनाना है ऑक्साइड फॉर्म में। सल्फाइड ओर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तब वो बन जाता है ऑक्साइड। इस प्रोसेस का नाम है रोस्ट। बात समझ में आ गई? डन। अब आते हैं कार्बोनेट। जब कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है तब बनता है जिंक ऑक्साइड, और इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड। पर यहां देखो, हमको क्या चाहिए था, हमको जिंक ऑक्साइड चाहिए। यहां पे जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन था नहीं, तो हमने इसको बाहर से ऑक्सीजन लाया, ऑक्सीजन सप्लाई की। यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन है, बस हम उसके कार्बन को हटाना है। तो इन कैल्सिनेशन हम उसको गर्म तो करते हैं बट इन एब्सेंस ऑफ, समझ गए? वैक्यूम में गर्म करेंगे इसको, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए उस एटमोस्फेयर में। तो गर्म से सिंपली गर्म करना है, सिंपली गर्म करने से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मकसद क्या होता है, ऑक्साइड तक लेके आना। सल्फाइड और है, ऑक्साइड तक लेके आएंगे, प्रोसेस का नाम रोस्टिंग। कार्बोनेट और है, ऑक्साइड तक लेके जाएंगे, प्रोसेस का नाम कैल्सिनेशन। सल्फाइड और है तो हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट और है, ऑलरेडी ऑक्सीजन है,
तो सप्लाई नहीं करना ऑक्सीजन का, हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, गर्म करोगे, रिएक्शन होगी, दोनों में बन जाएगा ऑक्साइड। बाकी ये बचे, ये तो सब एक्स्ट्रा गैस होते हैं, उड़ जाएंगे, हमको से मतलब भी नहीं है। अब हमको मेन मिल गया ऑक्साइड, मिल गया। मान लो कि इंडिया में जिंक सल्फाइड मिलता है, चाइना में जिंक कार्बोनेट मिलता है, चाइना वालों ने ये रिएक्शन की होगी, इंडिया वाले ये रिएक्शन करेंगे, अब दोनों को मिल गया जिंक ऑक्साइड। अब हमको प्योर जिंक चाहिए। जिंक से किस काम आता है आगे जाके पढ़ेंगे, जिंक बड़े काम की चीज है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब हमको ऑक्साइड को कहां लेके जाना है, प्योर जिंक। लो रिएक्टिव में क्या किया था, लो रिएक्टिव में गर्म किया था आगे, राइट है। देखो लो रिएक्टिव में क्या होता है, वो ऑलरेडी वो बहुत कम वो रिएक्शन नहीं करते, तो सिंपली कहेंगे बस वो दोनों अलग हो जाएंगे। ये मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, मतलब ये इतना आसानी से गर्म करने पे ऑक्सीजन को छोड़ेंगे नहीं। तो जो भी कंपनी इसको, अगर आप सोच रहे हो कि सर आगे गर्म करते जाओ तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा उनके लिए। तो पता है अब क्या प्रॉफिटेबल होता है, यहां से स्टेप अलग हो जाता है। अब वो यहां पे यूज करते हैं एक reducing agent. Now, what is a reducing agent? Anything which takes away the oxygen. पढ़ा था चैप्टर 1 में। व्हाट इज रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। अच्छा व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को दे दे या ऑक्सीजन को छीन ले। तो हमको बस इसमें से ऑक्सीजन छीन ले, तो कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आएंगे, उसको इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट इससे ऑक्सीजन छीन लेगा और ये प्योर होगा। और कौन सा एजेंट यूज किया जाता है जो बहुत सस्ता होता है, वो है कोक, सी कार्बन। तो अब रोस्टिंग हो गया, इंडिया वालों ने मान लो रोस्टिंग किया, चाइना वाला मान लो कैल्सिनेशन किया, दोनों को ये मिल गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। सबसे सस्ता होता है कार्बन, पेंसिल की लीड कार्बन ही तो है, क्या है? अरे हाँ के ना। तो कुछ नहीं करेंगे, जिंक ऑक्साइड को और कार्बन को रिएक्शन करवाएंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को छीन लेगा, प्योर जिंक बन जाएगा और ये बन जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये गैस फॉर्म में होता है, रिमूव हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई, यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, बोलो 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 बोलो। अच्छा अब वापस करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल कितनी ओर में मिलते हैं, दो, सल्फाइड और कार्बोनेट। दोनों को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। सल्फाइड ओर को जब कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, प्रोसेस का नाम रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन चाहिए। सो व्हेन वी हीट सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, this process is known as roasting. In that we get oxide. When we heat carbonate ore in absence of air, then it converts into oxide ore. This is known as calcination. दोनों में ऑक्साइड मिल गया। Then what we will use, reducing agent। कौन सा करना है यहाँ पे, कार्बन। कंपनियां कौन सा करेगी, ये डिपेंड किस पे करता है, प्रॉफिट किससे होता है। दुनिया में बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कंपनियों को प्रॉफिट चाहिए तो वही यूज करेगी जिन पे खर्चा सबसे कम आता है, और कार्बन कहीं भी मिल जाता है। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, बहुत ही सस्ता सबसे एलिमेंट होता है, ठीक है। तो दे यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट नोन एज कार्बन, ठीक है। उसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन को छीन लेता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही ये है, ऑक्सीजन को छीनना किसी में से, ठीक है, ऐसा। तो ये छीन लेगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ चला गया, बचा अकेला जिंक। ये तो गैस होता है, उड़ जाएगा, आपको प्योर जिंक मिल जाएगा। डन, अरे हाँ के ना, समझ गए। एक और तरीका ऑक्सीजन को हटाने का, वो क्या है, सर हमने अभी अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, राइट। हम तो जानते हैं सर कि जिंक से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जिंक को हटा देता है, पढ़ा था उस दिन। अरे हाँ के ना। और देखो जब कंपनी वाले प्योर जिंक बना रहे होंगे वो तो यही करेंगे, ठीक है। पर साइंटिस्ट लोग यहाँ नहीं रुकते हैं, वो और चीजें खोजते हैं, वो मतलब कि कार्बन के अलावा और कौन है जो ऑक्सीजन को हटाएगा। बात समझ में आ रही है। और ऐसे करते करते उनको एक ऐसी रिएक्शन मिली जिसके बिना आज हमारे पास रेल ट्रैक नहीं होती। आपको क्या लगता है जो रेल ट्रैक बिछाई होती है कि वो पूरी एक लंबा सा डंडा होता है, एक चेन्नई से ठेठ कन्याकुमारी तक, नहीं, वो अलग अलग पीस में, जो आपने अगर रेल ट्रैक देखे हो, क्या रखना, ये रिएक्शन कंपनी वाले यूज नहीं करेंगे। सॉरी वो जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो
जो मेन जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जो जिंक बनाती है, ठीक है, वो ये वाला प्रोसेस करेगी, मुझे सस्ता पड़ता है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट है, समझ गए? वहां से एक ऐसी रिएक्शन सामने आएगी जहां जिसका यूज अपन कहाँ करेंगे, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, ठीक है। इसका हमारा यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस हीट लिखा है क्या? नहीं। अच्छा, तो हीट से क्या होता है अब समझाता हूँ। तो अब हम समझते हैं कि अगर मेटल और ऑक्सीजन है, देखो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, ठीक है, तो हमारे बुक में जो हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ठीक है। सो Zn एल्यूमिनियम, फिर जिंक के नीचे तो Fe आता है, ठीक है, और मैंगनीज। बुक में हमारे Mg लिखा हुआ है, मैंगनीज नहीं लिखा हुआ है, तो वो भी मेटल है, वो लो रिएक्टिव होता है। अच्छा, अब मैंने ये क्यों बनाया? आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम, अगर मैं इनसे कंपेयर करूं तो एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, तो एल्यूमिनियम इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो, हमको जिंक तो मिला ही है, अब जिंक के साथ मिला दो एल्यूमिनियम। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। क्या करेगा? एल्यूमिनियम जिंक को हटा देगा और खुद ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा। तो अब एल्यूमिनियम होता है Al+3, ये O-2 होता है, 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आके बनेगा Al2। तो एक और तरीका है ऑक्सीजन को हटाने का, वो ये है कि एक ऐसा मेटल यूज करो जो मिडल वाले रिएक्टिव मेटल से ज्यादा रिएक्टिव। बात समझ में आ गई? अरे हाँ कहना, ठीक है। पर कंपनी वाले ये नहीं करते क्योंकि एल्यूमिनियम महंगा पड़ता है। और सीधी बात है, हम देखते हैं, हम घर पर जो लगा स्लाइड रबड़ महंगा पड़ता है, तो वो तो कार्बन यूज करने वाला, ठीक है ना। ये हम एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत हाई अमाउंट में हीट बनती है। सर उससे क्या फायदा है? ये हीट इतनी गर्म होती, ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो आपको प्योर मेटल मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अभी तक हमने जो कार्बन वाला पढ़ा था उसमें जो जिंक मिला वो सॉलिड फॉर्म में था, मतलब लाइक पत्थर जैसा। हमको तो वही चाहिए। इस रिएक्शन में इतनी गर्मी बनती है, अगर हम जिंक से ज्यादा वाला रिएक्टिव एलिमेंट लेते हैं तो इस रिएक्शन की वजह से जिंक तो आपको मिल जाता है, पर वो गर्मी इतनी बनती है कि वो जो जिंक होता है वो पिघल जाता है। और जिंक तो मेटल है, और मेटल तो कब पिघलता है? जब हजारों डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। जैसे आयरन है तो 1500 डिग्री सेल्सियस, नॉट 1500, 1500 डिग्री सेल्सियस, राइट है। अरे हाँ के ना। जिंक की बात करें तो शायद 1800 तक जाना पड़ेगा आपको, इतना गर्म करने पे जिंक पिघलता है। तो सोचो इस रिएक्शन में इतना तापमान क्रिएट हो जाता है। तो इसका फायदा क्या? इसका फायदा है, इसका फायदा है थर्माइट रिएक्शन। सो व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? अब वो समझो। देख, जिस तरीके से अपन ने जिंक ऑक्साइड बना के उसको कार्बन से रिएक्शन करवाया था, ठीक है, सेम वे जिंक जैसा ही आयरन भी होता है, Fe, ठीक है। उसको भी जब हम रिमूव करते हैं तो बट अल्टीमेटली क्या बनता है? Fe2O3। उसको कार्बन डालो तो आपको Fe प्योर मिल जाएगा और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर ये मिल जाएगा। तो बात वहीं खत्म होगी। पर इस रिएक्शन, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई हीट नहीं बनती है, आपको ये आयरन सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, काम होगी कंपनियों का। पर अगर अपन, अब जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? देखो, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, हमारा मेन मकसद यही है कि जो मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल है उनको ऑक्साइड तक लेके जाना। हम आयरन को लेके आ गए ऑक्साइड तक, मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? उसके साथ में ऐड करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्योंकि Fe से ऊपर आता देखा था अपन ने, तो एल्यूमिनियम Fe को रिमूव कर देगा, आपको प्योर Fe मिलेगा, और एल्यूमिनियम ले लेगा ओ यहाँ की जगह लेगा, तो ये +3 ये -2 तो आ जाएगा Al2O3। इस रिएक्शन में हीट इतनी निकलती है कि जो लोहा होता है वो लिक्विड फॉर्म में, वो पिघल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हम जो जो हमारी रेलवे ट्रैक होती है जिस पर ट्रेन चलती है ना, वो ट्रैक कैसी होती है पता है? एक ब्लॉक होता है, जैसे 2 ब्लॉक, और 2 ब्लॉक को बीच में से ज्वाइन कर लेता है,
कैसे करता है जॉइंट? रस्सी नहीं बांधते। तो सर वेल्डिंग कर दूंगा, वेल्डिंग करते हैं। हाँ वेल्डिंग भी करते हैं बेटा, बहुत वेल्डिंग में तो बहुत जल्दी देखा जाता है। कुछ ऐसा करना है कि जॉइंट भी हो जाए और वो दिखे भी एक जैसे ही। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं बर्फ लूं और एक गिलास में पानी लूं, ठीक है, उस बर्फ को उस पानी में डाल दूं और पिघलने दो, तो जब वो पूरा पिघल जाएगा, तो क्या आप वो वाला पानी ढूंढ सकते हो जो उस बर्फ का था? वो दोनों एक ही बन जाएंगे ना? अरे आगे ना। फिर अगर मैं उस पानी को वापस से जमाऊं, तो क्या वो बर्फ अलग से दिखेगा जो पहले उड़ा? नहीं ना, वो सब एक ही हो जाएगा ना। राइट और रॉन्ग? देखो, जब हम दो चीजों को मेल्ट करते हैं और आपस में मिक्स कर देते हैं, फिर वो अलग अलग नहीं होते, फिर वो एक ही बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना। फिर आपको उसमें वो जॉइंट देखो, अगर कभी आपके घर पे कुछ वेल्डिंग की हो, देखना आपको वो जॉइंट दिखता है अलग से। और कभी थोड़ा जोर से हिट करना करना मत, घर पे जाकर जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने ट्राई किया उसमें, वो क्रैक आ जाता है उसमें। क्योंकि वेल्डिंग में क्या होता है, एक भाग है, दो भाग है, वो अभी भी अलग अलग ही है, बस आपने उसमें उसके बीच में एक फेविकॉल लगाया है बस। पर रेलवे ट्रैक में क्या होता है, उसमें ऐसा होता है, ये एक ट्रैक, दूसरी ट्रैक, दोनों को पास में रखेंगे, दोनों को इतना गर्म करेंगे, इन दोनों को, कि ये दोनों पिघल के बर्फ और पानी की तरह, दोनों आयरन ही है, दोनों पिघल के आपस में मिक्स हो जाएंगे। और जब ठंडे करोगे, तो वो एक जैसा ही दिखेगा, जैसे कि बर्फ में पानी कैसे मिक्स हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि देखो बेटा, जब एक चलती है ट्रेन, तो बहुत तगड़ा प्रेशर आता है बेटा ट्रेन पे। अरे आके ना, अरे बेटा यकीन नहीं है तो एक बार लेट के देखना सामने। अरे बोलो। लेटना है ना? है ना बेटा, सब कुछ निकल जाएगा बाहर। तो बहुत इसलिए तो बाबा वेल्डिंग काम नहीं करती। ठीक है। तो सर ये थर्माइट रिएक्शन का रेलवे ट्रैक से क्या लेना देना? लेना देना है। कैसे करते हैं वो, ये काम करते कैसे वो? तो मैं आपको एक दिन वीडियो भी दिखाऊंगा वो रिएक्शन करते हुए, पर अभी मैं आपको एक मोटा माटी उसका एक समझाता हूँ। वो करते क्या है पता है? वो क्या करते हैं, ये दो ट्रैक है, उनको पास में रख दिया, ठीक है, बी, फिर क्या करते हैं पता है, एक डब्बा लेके आते हैं, उस डब्बे से कवर करते हैं इसको ऐसे, और उस डब्बे के अंदर में आयरन ऑक्साइड डालते हैं, ये वाले आयरन ऑक्साइड, और डालते हैं एल्यूमिनियम। क्या डालते हैं? एल्यूमिनियम। अब हम जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन में क्या बनता है? लिक्विड फॉर्म में आयरन बनता है। अरे बोलो यार, बन गया। अब ये, अब जो आयरन बना है इसके अंदर में, वो कैसा है? पिघला हुआ है। तो वो बहुत ऑलरेडी बहुत गर्म है। वो पिघला हुआ आयरन, ये जो क्रैक है इनके बीच में एंट्री करेगा। अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको। अब वो पिघला हुआ आयरन यहाँ एंटर कर गया, कर गया। वो पिघला हुआ है, क्या करेगा? वो इसको भी पिघलेगा, इसको भी पिघल देगा। अब ब, भाई दो अलग अलग बर्फ है, आपने दोनों को पास में रखा, दोनों का पानी मेल्ट हुआ, फिर दोनों एक ही बन गए ना, फिर तो वो कहाँ अलग अलग रहेगा? तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला आयरन जो रिएक्शन की वजह से आया, इसका पिघला हुआ आयरन, इसका पिघला हुआ आयरन, तीनों मिक्स हो जाएंगे, फिर इसको तुरंत ठंडा कर देंगे। थोड़ी देर बाद में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई ज्वाइंट की है। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन अलग हो जाता है प्योर फॉर्म में, और ये बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में हीट इतनी निकलती है कि जो आयरन बनता है वो बनता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और जब दो रेलवे ट्रैक जो होते हैं, ठीक है, तो जब रेलवे ट्रैक के बीच में ये रिएक्शन करवाई जाती है, यहाँ पे ऐसे डब्बा रखते हैं और इस डब्बे के अंदर में ये रिएक्शन हो रही होती है, तो जो आयरन बनता है वो बनता है लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड जो आयरन है बेटा, वो इस क्रैक, मतलब लिक्विड कैन एंटर थ्रू एनी क्रैक, वो तो कहीं भी घुस जाता है पानी तो, ना लिक्विड फॉर्म में, वो एक क्रैक में एंटर कर जाएगा यहाँ पे। देख अब इसमें क्रैक को यहाँ पे हमने बताया जूम करके, ठीक है। अब यहाँ एंटर करके यहाँ पे सारा आयरन लिक्विड फॉर्म में। अब क्योंकि यहाँ जो आयरन है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, बहुत गर्म है, तो वो इस वाली रेलवे ट्रैक और इस ट्रैक का जो आयरन है, इस कॉर्नर वाला, इसको पिघला देगा। राइट है? तो जैसे कि दो बर्फ का पानी, जब दो बर्फ पिघलता है उनका पानी एक ही हो जाता है। राइट है? और फिर जब आप उसको वापस जमाओगे तो वो तो फिर
क्या आपको दो अलग अलग ट्रक दिखेंगे? नहीं। तो क्या होता है, जैसे ही ये पिघला हुआ आयरन यहाँ एंटर करता है, ये ट्रैक पिघलती है, इसका थोड़ा पार्ट पिघलता है, दोनों पिघल के एक बन जाते हैं, और जैसे ठंडा करते हो आफ्टर सम टाइम आपको वो क्रैक दिखेगा ही नहीं आपको, ऐसा लगेगा जैसे कि दोनों ट्रैक एक ही है। अरे यहाँ के ना, तो कभी भी अगर रेलवे ट्रैक ऑब्जर्व करो तो वो सिंगल ट्रैक नहीं होता है, वो हमेशा अलग अलग ट्रैक को ज्वाइन करके बनाया जाता है। और दो ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्माइट रिएक्शन। उनके से इतना गैप रखते नहीं, वो बिल्कुल चिपका के रखते हैं, पर जो भी बचा कुचा गैप होता है ना बीच में, उसके अंदर क्या एंटर कर जाता है, वो पिघला हुआ लोहा, और वो फिर सबको एकदम परमानेंट ज्वाइन करता है। नाउ दिस वेल्डिंग इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग का नाम क्या है? थर्माइट वेल्डिंग। दिस वेल्डिंग इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। हमारे घर पे जो हम वेल्डिंग करता है वो अलग वेल्डिंग होती है, ठीक है। उसमें हमको इतना, वो हमको नॉर्मल सामान के लिए उतना तो वेट झेल लेता है, वो रेल जितना वेट ही झेल रहा है, इसलिए वहां पर कोई और चीज यूज करता है। तो दिस वेल्डिंग इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग। अब मैं थर्माइट रिएक्शन का जो पूरा डेफिनेशन वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम इज reduced to molten iron metal. Molten मतलब पिघला हुआ। This reaction, in this reaction, a lot of heat is produced. Now, the thermite reaction is used in welding iron joints, etc., such as the joint of railway tracks. This is also known as thermite welding. और आपको फिर ये रिएक्शन देनी है एग्जाम में, ये बात क्लियर है एकदम? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। बेटा धर्मू समझ में आ गया? राजीव समझ में आ गया? हाँ बेटा बोल। हाँ बोल। नहीं नहीं देखिएगा, मेन इसका यूज रेलवे ट्रैक में, जहां भी इसको यूज करना जरूरी है वहां हर जगह यूज होगा। हर जगह आप नॉर्मल वेल्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे हम जब ये बनते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉनिक का बनते कंपोनेंट, वहां भी इसको यूज करते होंगे। जहां भी जॉइंट एकदम मजबूत करना है वहां पे थर्मल वेल्डिंग यूज होती होगी। तो अगेन इट डिपेंड, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा कोई डाउट है? तो लो रिएक्टिव मेटल, हाँ बोलिए। क्यों भूत आया? तो चलो कोई। तो लो रिएक्टिव मेटल कैसे होते हैं एक्सट्रैक्ट? प्योर फॉर्म में है तो सीधा निकाल देंगे। कॉपर और मरकरी है तो सल्फाइड को गर्म करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, अगेन हीटेड, वहां पे वी डोंट यूज एजेंट, ठीक है। अगेन हीटेड, कन्वर्ट इनटू प्योर मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी। मिडल रिएक्टिव वाले मेटल दो फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं। कार्बन को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन। ऑक्साइड मिल गया, देन वी यूज रेड्यूसिंग एजेंट को सी, तो प्योर मिल गया, ठीक है, साइड में रखते हैं। अब अगर अपन कोक की जगह कोई हाई रिएक्टिव मेटल रखें, तब क्या होगा? तब होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने पढ़ा, वो उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है? उसमें जो मेटल मिलता है प्योर, वो मिलता है लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में नेचुरली वो रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन यू कैन राइट दिस आल्सो, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि जो मेटल आता है वो लिक्विड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में होता है, पिघला हुआ होता है, ओके। वन सच एग्जांपल इज ferric oxide or iron oxide and aluminium. When they both react, they form pure iron in molten state. That reaction is used to join railway tracks. समझ गए? This type of welding is known as thermite weld. Clear? Done. अब आते हैं हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव मेटल में एक लोचा है थोड़ा सा। अब लोचा क्या पता है? वो तो अपने आजू बाजू मौजूद किसी भी रिएक्शन कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी करते हैं। आपने देखा भी था, सोडियम पोटेशियम,
आपको याद होगा कि जब हमने एयर में ऑक्सीजन में जलाया था किसको, आयरन को, तो वो रिएक्शन नहीं करता है, उसको हमको करना पड़ता है फीलिंग्स को पाउडर करना पड़ता है, पर सोडियम तो भट से आग पकड़ लेता है। फिर कुछ मेटल तो सिर्फ करते हैं रिएक्शन विद स्टीम, जैसे कि आयरन और वो सब। कुछ करते हैं हॉट वाटर, यस, कुछ करते हैं कोल्ड में। अरे है क्या नहीं है, तो वहां भी नखरे होते हैं। पर अपने जो सोडियम है उसको तो कोई भी दो, कोल्ड हॉट कोई भी, वो सब में करेगा, वो पहले करेगा। वो हाई रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव मेटल को ऑक्साइड में से निकालना कंपनियों के लिए मुनाफादायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो देखो सीधी सी बात है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है और आपने कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, देखो नाउ, फिर है पोटेशियम ऑक्साइड, के Na2O, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये K2O है वो के बन जाए। हम चाहते हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को छीन ले, तो बेटा ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन कैसे हटाएगा इनको? और दूसरा, कोई भी रिएक्शन तब होती है, देखो, एक एक ऐसा मान लो कि ये पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, खुद को स्टेबल करने के लिए। आपने नाइन का जिक्र किया था, जब मैं बोलता हूँ स्टेबल मतलब अपनी ओवरऑल एनर्जी कम करने के लिए। तो इस रिएक्शन की वजह से उल्टा, जब ये रिएक्शन घटेगी तो एनर्जी बढ़े, घटेगी नहीं, एनर्जी बढ़ जाती है। और ऐसी कोई भी रिएक्शन नेचर में ऑटोमेटिकली कभी नहीं होगी। इन शॉर्ट, मैं कहना ही चाहता हूं कि पोटेशियम और ऑक्सीजन, उसके बाजू में आपने कार्बन रखा, तो पोटेशियम ज्यादा स्टेबल है विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन विद ऑक्सीजन। इसको ऐसे बोलते हैं केमिस्ट्री में, पोटेशियम हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब प्यार है उसको, ऐसा मान लो, आपको जैसे समझना। तो ऑक्सीजन पोटेशियम के साथ में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन के साथ में। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब आप यूज करोगे विद हाई रिएक्टिव मेटल हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग एजेंट, सो दैट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। और जबरदस्ती करोगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा, क्योंकि कंपनियां इस ऑप्शन को चूज करेगी नहीं। देखो, जबरदस्ती कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं नेचुरल प्रक्रिया से, वो हाँ, जहां जरूरत पड़ता है वहां पे हम जबरदस्ती भी करते हैं रिएक्शन के साथ में, ठीक है ना, वो अलग केस होगा। जहां तक बनता है वहां तक हमको जाना पड़ता है नेचुरल तरीके से। जैसे कि फ्रिज में चीजें ऑटोमेटिक ठंडी नहीं होगी, इसलिए हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है, इसलिए हम लाइट ऑन करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्ती कर रहे हो आप, चल तू ठंडा हो, अंदर की मोटर चलती है, फिर बिल आता है। आप समझ गए, ये जबरदस्ती हो रही है, नेचुरली वो होने वाला नहीं है। तो जहां जरूरत है वहां करते भी, ये तो मना नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हाई रिएक्टिव मेटल हैव मोर एफिनिटी, एफिनिटी मतलब स्टेबल है वो ज्यादा विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग एजेंट। सो टू रिमूव हाई रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, we will not use, or it is not advisable to use reducing agent। तो फिर वहां क्या करें? वहां पे एक अलग ही तरीका यूज करेंगे, और उस तरीके का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या नाम है उसका? ये क्या होता है सर? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन? सो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सो नाउ टेल मी, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या वो कार्बन से रिड्यूस हो जाएंगे? तो आंसर है नहीं। व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द रिड्यूसिंग एजेंट। तो उनको कैसे रिमूव करेंगे प्योर फॉर्म में? तो उनके लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस मेथड? सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है।
करना क्या है, देखो अपन एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन चीज NaCl, सबसे कॉमन फॉर्म में अवेलेबल है, बहुत आराम से मिल जाता है। ठीक है, नमक, अरे हाँ के ना, समुद्र का पानी गर्म करो, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा, इतना इजी है। इसलिए सबसे सस्ता आई थिंक वही होता है राशन में देखा जाए तो। अरे हाँ के ना, राइट, बहुत इजीली अवेलेबल। पर मान लो कि आपको प्योर सोडियम चाहिए, ये तो NaCl है, राइट है, अरे हाँ के ना, आपको प्योर सोडियम चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, कैसे इसको अलग करें, रिएक्शन काम करेगा नहीं, है ना, वो वाला मेथड। तो क्या करें अभी, तो क्या करते हैं पता है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फर्स्ट द कंपाउंड ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल इज मेल्टेड, इसको मेल्ट करते हैं ताकि ये मोल्टन स्टेट में आ जाए। कल मैंने पढ़ाया था कि जब अपन आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करते हैं तो वो, अगर मैं इसको मेल्ट करूंगा तो ये बिल्कुल बन जाएगा पानी जैसा, और तभी क्या बना देता है, Na+ और Cl-, इसके आयंस बन जाते हैं। और मैं को समझा था कि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये वाला मेथड। देखो, जब हम हाई रिएक्टिव वाले जो मेटल्स है उनके जो कंपाउंड है उनको जब मेल्ट करते हैं, वो तो आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल है। जब वो मेल्ट होते हैं तब उनके आयंस बन जाते हैं, Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। ठीक है, और हम तो जानते ही हैं कि लिक्विड के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं पूरे लिक्विड में, है ना। तो जब आप मेल्ट करोगे NaCl को, नमक को पिघलाओगे, तो अंदर जो Na और Cl है वो आराम से फ्री हो चुके हैं। Na घूम रहा है अपनी मर्जी से, Cl अपनी मर्जी से घूम रहा है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म है तो चिपके हुए हैं, राइट है। ओके, तो इससे फायदा क्या, इससे फायदा है, अब क्या करेंगे, इस मेल्ट किए हुए कंपाउंड को लेंगे और एक डब्बे में रखेंगे, ठीक है, उस डब्बे में डालेंगे मेल्ट वाला NaCl, मेल्ट हुआ है तो NaCl और Na और Cl अलग अलग है। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें से पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा दो, बोले यहाँ स्विच लगा दो, कुछ भी लगा दो, और ये माइनस, तो ये प्लस फॉर्म में तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर में NaCl भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मेल्ट मेल्ट होने पे आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो होता क्या है, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, अरे हाँ क्या ना, तो ये पॉजिटिव, ये कहलाता है एनोड, और नेगेटिव कहलाता है, आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कैथोड और एनोड, सर वो कैटायन एनायन कैथोड एनोड, तो आप समझ लो कैटायन, आप याद रखो इसको, उसका उल्टा कर दे तो याद इसको रखो, कैटायन एनायन, इसका ट्रिक बताओ, कैटायन एनायन याद करने की, ये एनायन है, आयन है, यहाँ कैथोड है, ये अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। नाम में भले कैट आया हो, हर जगह बेटा बिल्ली आया तो वृष्टि नहीं है बेटा, अरे हाँ क्या ना, अच्छा क्या सच वाली बिल्ली भी हो, अगर वृष्टि ने खुद को मान लिया है बिल्ली, हम क्या कर रहे थे। आजकल के बेटा सेकुलरिज्म का असर है लोगों पे, LGBT गैंग की मेंबर है ये, उसमें सब लोग आते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हम कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा, एक मिनट सुनो, अब ध्यान से देखना, कैथोड और एनोड वो अलग है, कैटायन एनायन अलग है, इसको याद करने ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद करो, इसका उल्टा कर देने का ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या करोगे, सिंपल है, कैट, कैट में आता है टी मतलब प्लस, तो प्लस मतलब कैटायन, तो माइनस मतलब एनायन, हो गया। अब इसका उल्टा करो, उल्टा, इसमें उल्टा, जहां माइनस है वहां कैथोड, और जहां प्लस है वहां एन, समझ गए, ये तो इजी है, कैटायन में टी मतलब प्लस, तो कैटायन मतलब प्लस, एनायन मतलब माइनस, ठीक है। अब उल्टा, एनोड का मतलब उल्टा, माइनस है तो ये यहाँ पे आयन नहीं, ओल्ड लगाने का, अरे हाँ क्या ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो, ठीक है। देखो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, बाद में तुम तुम्हारा ट्रिक बना लो अपने हिसाब से, बस एग्जाम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको बोलते हैं निमोनिक्स,
अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, एनोड मतलब पॉजिटिव वाला टर्मिनल, कैथोड मतलब नेगेटिव वाला टर्मिनल, मतलब वायर है कुछ नहीं। अब क्या होगा, पॉजिटिव करेगा अट्रैक्ट नेगेटिव को, तो Cl माइनस का एटम तो यहाँ जाएगा, और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, ये वाला यहाँ जाएगा, तो यहाँ के ना। अब क्या होगा, एट कैथोड प्योर सोडियम पहुंचेगा, एट एनोड प्योर क्लोरीन पहुंचेगा, एट एनोड यू विल गेट Cl2, एट कैथोड यू विल गेट N। आपको प्योर Na कैथोड में मिल जाए। ये बात समझ में आ गई। अब होता कैसे है? देखो ये होता ऐसे है। अब सुनना देखो, अब ये रिएक्शन होती कैसे है, Na प्लस, समझ यहाँ लिख रहा हूं, Na प्लस, ये प्लस है, यहाँ प्लस नहीं है, प्लस मतलब वन, इस प्लस वन का मतलब होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे दे दिया है। अरे यहाँ के ना, हमको तो प्योर Na चाहिए, पूरा भरा हुआ, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे हाँ के ना, अच्छा कहां से आएगा, देखो ये Cl कहाँ गया, ये Cl इसके पास आया, Cl माइनस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपने में से निकाल देगा। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये तो प्योर बन जाएगा Cl, इस बार एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा था, तो Cl माइनस एनोड पे आके एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन जब इस वायर में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि वायर में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Na ले लेगा, और क्या बना लेगा, Na बिना चार्ज वाला, तो Na प्लस वन प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स प्योर Na, और Cl माइनस वन ये देगा आपको प्योर Cl प्लस वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, वो कौन पकड़ लेगा, Na, और वो प्योर बन जाएगा। और बेटा वैसे भी कल हमने पढ़ा ही था कि Na ने ही तो Cl को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, अरे आगे ना, वो Na वापस ले लेगा उससे बस। तो यहाँ आपको प्योर Cl मिल जाएगा, और यहाँ आपको प्योर Na मिल जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। So in electrolytic reduction, high reactive metals, the compound of high reactive metals are melted and current is passed through them. Now these are ionic compounds, so they conduct electricity. So at anode we get non-metal, at cathode we get metal. और एग्जाम में समझाने के लिए ये रिएक्शन लिखना, और वो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, देखो ऐसे हुई, NaCl, इसके अंदर NaCl था, क्या बन गया, Na अलग Cl अलग। अब यहाँ के ना कोई दिक्कत है, बात समझ में आई, क्लियर है। सो हाउ NaCl इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस Cl2 थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहां तक कोई डाउट नहीं, अरे बोलो, पक्का कि नहीं पक्का। बड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पानी को करते हैं, ये अलग है, ये हाई रिएक्टिव मेटल को रिमूव करने के लिए, हाँ उसके जैसा ही है, ठीक है ना, पर क्योंकि यहाँ पे अलग काम करते हैं, नाम थोड़ा सा अलग कर दिया है। जैसे इसमें वर्ड तो आ ही रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम अलग करे थे, नाम अलग दे दिया, पर प्रोसेस तो सेम ही है, उसमें वही करते हैं, है ना, थ्रू वाटर वे पास इलेक्ट्रिसिटी, H2O2 बनता है ना। यहाँ तक डाउट तो बोलो। सेम वे एल्यूमिनियम को करना है, देखो एल्यूमिनियम भी एक हाई रिएक्टिव मेटल है, उसको भी प्योर फॉर्म में आपको लाना है, तो सेम तरीका करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मेल्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, Al प्लस थ्री और O माइनस टू, ठीक है, फिर वही है, ये प्लस वाला वायर और ये माइनस वाला वायर, बाहर वो हमने बैटरी जोड़ दी, ठीक है। तो अंदर क्या है, Al प्लस थ्री O माइनस टू, माइनस जाएगा प्लस की ओर, प्लस जाएगा माइनस की ओर, यहाँ पे O गया तो O2 मिल जाएगा,
यहाँ पे एल गया तो प्योर एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, है ना? जैसे बुक पूरा को ड्रॉ नहीं करना है बुक में, बस ऐसे समझा। धर्माक्षी क्लियर, पटेल क्लियर। बेटा पटेल तू आज आया क्यों नहीं वैसे? क्या सर्दी जुकाम हो गया है यार? दवाई पड़ी है अपने पास में? सर्दी जुकाम में भी नहीं आने का। अरे दवाई वो तेरी दवाई तो क्या विदेशी दवाई है, हमारे पास में देसी दवाई है, स्पेशल दवाई है। कभी तो नोटिस किया कि सुहाने को सर्दी, तूने कभी नोटिस किया कि सुहाने को सर्दी जुकाम हुआ? होता ही नहीं है। कोविड में एक ही इंसान था जो गली गली में घुमा, हुआ सुहान। कोविड ही नहीं हुआ उसको, कैसे होगा बेटा? भाई सरकार ने क्या बोला था? यू सैनिटाइजर, उसमें क्या होता है? ओ एच, एल्कोहल। सुहानी के बॉडी पे नहीं, अंदर ही अल्कोहल है भाई। कोविड एंटर कहाँ से करेगा? हमारी रगों में खून बहता है, उसकी रगों में विस्की बहती है। वृष्टि नहीं, विस्की बोला है। बेटा बेचारी वो वृष्टि कैसे बहेगी उसके अंदर? सही है ना? कोविड तो बेटा फिर क्या होता है, हम जैसे मानुसों का होता है, हम सिंपल मानुस है बेटा। सुहानी तो दुनिया से परे है। सुहानी बहुत जल्दी संडास लेने वाली है। किसी ने कहा? मैंने नहीं कहा था। सुहानी बोली सर, सर सब ये मोह माया है सर, सब त्याग के संडास लेते हैं। और सर देखो, हमें जोड़ी मत जमेगी। मैं संडास ले लूंगी, आप मवाली हो, आप सबको मवाली बनकर डराना, सबको संडास लगेगी। मेरे पास संडास ऑलरेडी पड़ा ही है, अपनी कमाई हो जाएगी, अपन अमीर बन जाएंगे, धीरे धीरे मुकेश अंबानी को पीछे कर देंगे। सुहानी की प्लानिंग देखो आप, किस लेवल की प्लानिंग करती है सुहानी। लिटरली कल मुझे सुहानी ने ये आइडिया शेयर किया, बिजनेस आइडिया, और मैं हक्का बक्का रह गया। कल से मैं सदमे में घूम रहा हूँ। है क्या नहीं बुआ ने? कितना बढ़िया आइडिया है क्या नहीं? मुझे लोगों ने क्या बना दिया है देखो। किसी बेटा तुम भी, चलो भाई, चलो एक, देखो ऐसा है कि मवाली से तो कुछ हुआ नहीं, पर चलो भाई, एटलीस्ट मैं तो रहा, मतलब मैं आदमी आदमी तो रहा। लोगों ने मुझे दीदी बना दिया। अरे है यार, अजीब अजीब लोग मानो से बड़े दुनिया में, 10th बी के तुम्हारे वाले लोग, सॉरी वो डीआरटीएस वाले लोग, दाल भात साग रोटली नाम बना दिया हमने। ये मालूम है डीआरटीएस वाला? अजीब ही तो, अजीब लगे नहीं यार मतलब। तो यार देखो बेटा, मैं भी अगर एलजीबीटीक्यू वालों की गैंग के मेंबर बन जाऊं और मैं अपना जेंडर चेंज करके आऊं, कैसा लगे नहीं यार? अरे हाँ। बेटा तुम्हारे, सॉरी नॉट तुम्हारा, बेटा हमारे गुजरात में सब उल्टा होता है। हाँ, अब बताओ क्यों? देखो, अभी अभी हमने एनए को अलग किया था, तो प्योर एनए, प्योर प्योर मतलब क्या? अकेला एनए। प्योर मतलब क्या? ये आदमी भी अब सुनो, प्योर मतलब क्या? बेटा पानी पीने भी रखना मत एक बार, बेटा अबे अब सुनो ध्यान से। हीरोइन, अब सुनो, मैंने तो बरेला पिंडा ही चल रहा है।
हाँ, अरे फिर से ना, मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं नहीं जाना उधर। और गुजरात में किसी भी डिश पे के लिए खाना भरेला ना, मैं नहीं खाऊंगा उसको। पता नहीं क्या दे दे अंदर यार। तो कल उठ के मैं जाऊं और मुझे पानी पूरी में वो पानी नहीं, वो छाछनी भर के दे ले, खाओ। अरे मीठा पानी समझ में आता है, गुजरात है। गुजरात है, गुजरात मेरा भी पार्ट है, गुजरात मेरा भी देश का हिस्सा है भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मतलब अतरंगी देश है अपना ये, देखे नहीं? क्या बोले? लोग भी अतरंगी है ये ना। सुहानी को देखो। ऐसा सिर्फ यहाँ होता है। हमने क्या किया, हमने एक ओर को मिट्टी में से निकाला, है ना, पत्थर निकाले, उसके बाद वो मान लो कि ओर है कॉपर की ओर, कॉपर की ओर है, ठीक है, Cu2S, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। उसको आपने गर्म किया, गर्म करने से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। और गर्म किया, क्या बना, कॉपर। पर बेटा जो मिट्टी उसके अंदर घुस चुकी है वो थोड़ी साफ होगी, ऊपर की मिट्टी आपने पानी धो ली, अंदर वाली मिट्टी जो कॉपर के एटम की चिपकी होगी वो तो अभी साफ ही होगी ना उसके। अरे हाँ के ना। तो क्या होता है, जब उस डिश में कॉपर प्योर बना होगा, समझो, वो कॉपर सल्फाइड को गर्म करने पे कॉपर ऑक्साइड बना, उसको और गर्म करके क्या बना, कॉपर। पर ये तो क्या था बेटा, ये तो आपने मिट्टी में से निकाला है, ऊपर ऊपर मिट्टी आपको दिखती है, आपने पानी से धो ली, पर जो पत्थर के अंदर घुस चुकी होगी मिट्टी, उसका क्या। अभी बहुत सारे पत्थर बॉडी में चिपके हैं तो हम क्या करते हैं, पानी साफ कर लिए, पर बेटा जो किडनी स्टोन है वो ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर। किडनी स्टोन पत्थर ही तो हुआ ना, जो टुकड़े छोटे पीस कंकड़ के जो विच फूड हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, विच वाटर हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे पीस नोटिस भी नहीं होते हैं, वो जब ये प्योर कॉपर बनेगा तो वो उसके एटम के मतलब कि बहुत सारे एटम कॉपर के, कुछ पीस यहाँ घुस गए, कुछ पीस यहाँ चले गए, कुछ पीस है ये प्योर कॉपर, पर अंदर भी पत्थर के कुछ कण रह गए। अब फाइनल स्टेज, या अब बोलेंगे रिफाइन करेंगे। मेटल प्योर तो मिल गया है, रिफाइंड मेटल नहीं मिला है ना। व्हाट इज रिफाइंड मेटल, 100% प्योर, एक कंकड़ नहीं है, इतना इतना भी अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं। बात समझ में आ गई। तो हमने गैंग तो रिमूव कर दी है, वो ऊपर से दिखती है, अब रिमूव करेंगे मर्ड, अंदर घुसा हुआ वो छोटे छोटे कंकड़, माटी। बात समझ में आ गई। देखो, अगर इस प्रोसेस से मिला हुआ कॉपर का अगर मैं लेके आऊं टुकड़ा, वो प्योर नहीं है, उसके अंदर में अभी बहुत सारी माटी, उससे कुछ सामान बनाओगे तो वो डिफेक्ट हो सकता है उसमें, हमको प्योर सामान चाहिए होता है वायर में और उसमें। तो अब इसमें से प्योर कॉपर कैसे निकालेंगे, रिफाइंड मेटल। अब नाउ वी विल रिफाइन द मेटल, प्योर तो आ चुका है, नाउ वी विल द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, हाउ मेटल आर रिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब क्या करेंगे फाइनल स्टेज में, प्योर मेटल मिल चुका है, नाउ रिफाइन करना है। सो द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक से क्या करते हैं रिफाइनिंग में, अब समझो, ठीक है, ओके। अपन अपने बुक में कॉपर का दिया हुआ है, अपन कॉपर का एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चे, ये आपने वो प्योर कॉपर का एक स्लैब बनाया, अरे उसमें है ना Cu2S में, याद है ना, उससे कॉपर बना, राइट, वो प्योर तो बन गया, पर उसमें इंप्योरिटीज है, मर्ड है अभी, वो उसके अंदर अंदर है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये जो मैं डॉट बना, डॉट वो सारे मर्ड है, मिट्टी के कण है जो अंदर है इसके, ऊपर नहीं अंदर है इसके। जैसे कि मेरे अंदर के पत्थर है, वो तो बाहर से दिखेगा। अरे हाँ क्या ना, उसके लिए आपको मेरी चीर फाड़ करनी पड़ेगी, ऑपरेशन, है ना। तो इसका ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, कैसे करेंगे देखो। तो ये हमको प्योर कॉपर तो मिल गया, अब इसमें से मुझे ये कण हटाना है, कैसे करेंगे देखो।
सबसे पहले एक डब्बा लेंगे, ठीक है, उस डब्बे, ये क्या है, कॉपर, तो उस डब्बे के अंदर में कॉपर का ही कोई कंपाउंड लेंगे। ना व्हाट इज कॉपर कंपाउंड, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, ये कॉपर कंपाउंड हुए। अरे हाँ के ना, तो कॉपर का कंपाउंड, और हम जानते हैं सबसे बढ़िया आसान कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट, हमारे लेबोरेटरी में भी ये सस्ता होता है, तो अपन लेते हैं तो हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो किसका होगा, वो अगर कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, तो हम लेंगे कॉपर सल्फेट। अब हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट में Cu होता है +2 और SO4 होता है -2, राइट है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, तो ये हमने अंदर जो केमिकल दिया ये CuSO4 का है, क्योंकि हमको कॉपर, अच्छा अगर मान लो कि हमको Fe निकालना होता तो FeSO4 लेते, जो रिफाइन करना है उसी पे कंपाउंड लेना पड़ेगा, जिंक है तो जिंक सल्फेट, अरे हाँ के ना, ऐसा, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना भाई, क्या दिक्कत है, सही है, कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है, अब क्या करें सर, देखो अब क्या करोगे, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है, ये इम्प्योर है, अब क्या करना है इसको, देखो एक सेटअप क्रिएट करेंगे, उसमें Cu है ना, +2 प्लस -1, for waiting. ओके, अब ध्यान से देखना, देखो बेटा, इस सेटअप दिस सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हमें किसको रिफाइन करना है, कॉपर को रिफाइन करना है। नाउ व्हाट इज रिफाइंड कॉपर, रिफाइंड कॉपर मतलब वो कि जब एक बार हम प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, तो जब हमको प्योर कॉपर का जो भी हमको एक टुकड़ा मिलता है उसके अंदर की ओर बहुत सारे इम्प्योर मड होता है, मड मतलब माटी होती है, ठीक है, वो अंदर होती है, तो उसको हमें उसको अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बेटा सही होता है, हाथ से निकालने जाएंगे तो शायद सारे निकले ना, वो छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दैट प्रोसेस दो लिए जाते हैं इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड, कैथोड पे तो प्योर कॉपर होगा, एकदम रिफाइंड कॉपर, कैसा कॉपर होगा, रिफाइंड, एकदम 100% कॉपर, बिल्कुल वाला, प्योर वाला बेटा, ठीक है, और जो एनोड पे लेंगे वो कैसा होगा, इम्प्योर, मतलब जिसको हमको रिफाइन करना है, अरे हाँ के ना, तो हमारे पास घर पे ऑलरेडी रिफाइंड कॉपर तो वायर में है ही है, उसको यहाँ पे यूज करो एज ए कैथोड, और जो आपने ओर से बनाया था हम इम्प्योर वाला, वो आपका टुकड़ा होगा, उसको लगा दो एनोड पे, और अंदर जो केमिकल लोगे वो केमिकल किसका होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए, तो अभी हम कौन सा ले रहे हैं, CuSO4, ठीक है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बेटा इस, ध्यान सुनना बेटा, इस पूरे केमिकल में कितने CuSO4, करोड़ों खरबों, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि छोटे से टुकड़े में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अरे होते कि नहीं होते, अरे बोलो यार, अरे होते कि नहीं होते, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो इसके अंदर मान लेते हैं कि 100 तो Cu है, तो अगर 100 Cu तो 100 SO4, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसके अंदर 100 Cu प्लस 100 SO4, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा, अब क्या होगा, देखो बेटा, अब हमने हमने यहाँ देखो, जैसे ही बटन को यहाँ पे ऑन किया, क्या हुआ, ये एनोड है, इस पे प्लस चार्ज है, ये कैथोड है, इस पे माइनस चार्ज है, राइट है, अब देखो इस पे माइनस चार्ज है, अरे हाँ के ना, ठीक, इसके अंदर में Cu+2 और SO4-2, सही है, अब क्या होगा, Cu+2 प्लस होता है अट्रैक्ट माइनस की ओर, तो ये प्योर जो रिफाइंड कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जाएगा और उससे चिपक जाएगा,
यहाँ जाएगा माइनस पे, ये Cu, और देखो ये एक मैं ये एक एटम बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक एटम मान लो, Cu का एक एटम यहाँ से गया, यहाँ पहुंच गया, और ये इस पे जाके चिपक गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये Cu इस पे आया, इसमें से एक Cu कम हो गया। अब देखो बेटा, पहले कितने Cu थे? 100, एक जाके यहाँ चिपक गया, कितने बचे? 99, और कितने SO4? 100, एक SO4 ज्यादा है। अब इसके ऊपर क्या चार्ज है? माइनस, इसको तो Cu+2 चाहिए। तो क्या होगा, ये जो इम्प्योर वाला मेटल है, इसके अंदर ये जो जितने गोले बनाए, ये सब Cu है। इस इम्प्योर वाले का एक Cu यहां से निकल के तुरंत कहां आ जाएगा? इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहां से एक Cu यहां जाएगा, तो इसमें से एक Cu यहां आएगा, करेक्ट? अरे हाँ क्या ना। अब वापस क्या होगा थोड़ी देर बाद में? सुनना, थोड़ी देर बाद में बेटा बैटरी ऑन है, अगेन यहाँ माइनस चार्ज है, अगेन ये Cu, देखो अभी देखो, एक यहां से यहां आ गया, 100 का हो गया, 100 बैलेंस हो गया। फिर वापस से क्या होगा, यहाँ माइनस है, ये Cu यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये वापस से Cu कहां पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा, यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 100 थे, एक चला गया, कितना हो गया? 99, ये बढ़ गया, इसको माइनस, इसको एक चाहिए Cu+2, यहां से ये जो दूसरा वाला Cu ये यहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, यहां से एक आ जाएगा, यहां से एक अंदर आएगा, वापस कितने हो गए? 100 के 100। ये देखो माटी, ये फ्री हो गई, बीच में फंसी हुई थी ना, Cu तो निकल गया अभी वहां से, एक एक एटम निकल गए वहां से, माटी फ्री होगी। माटी भारी होती है, भारी होती है तो वो माटी यहाँ जम जाएगी, पत्थर में ना तो माटी के टुकड़े हो तो पानी में जम जाते हैं, यहाँ के ना। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद में एक और Cu यहाँ जाएगा, एक यहाँ से Cu यहाँ आएगा, वापस एक और Cu यहाँ जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये वाला मिट्टी सेकंड में, आफ्टर सम टाइम ये पूरा स्लैब गायब हो जाएगा, सारे इसके Cu अंदर, और यहां से उतने को उतने Cu कहां चिपक जाएंगे? रिफाइंड वाले। और जितनी माटी थी सब फ्री हो गई, सारी माटी भारी होती है, एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, राइट है। तो आफ्टर द रिएक्शन आपको एनोड के नीचे माटी का एक ढेर मिलेगा, वो मड है, इसे बोलते हैं एनोड मड। किसके लिए, किसके नीचे जम जाएगा? एनोड के नीचे, समझे? नाउ दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये जो अंदर भी फंसे हुए कण थे मिट्टी के, वो भी अब अलग हो जाएंगे उससे, क्योंकि वो हम हाथ से नहीं कर सकते। अरे हाँ के ना, क्योंकि हम एटम को देख नहीं सकते हैं ना, इसीलिए तो हमने एटम एटम को ही अलग अलग कर दिया एक इस रिएक्शन की हेल्प से, समझ गए? दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एंड द impurities which collect under the anode is known as anode mud। और अब जो मेटल मिलता है यहाँ पे, ये रिफाइंड मेटल है विदाउट एनी इम्प्योरिटी, ये फाइनल स्टेज होती है। इसके बाद में फिर वो अलग अलग सामान में यूज होता है, वायर बनाने में, मोबाइल फोन में, जहां भी मेटल का यूज करते हैं, यहाँ पे यूज नहीं होता। ये बात समझ में आएगी नहीं? यस और नो? डन? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा। राजवी, धर्माक्षी, हिडम्बा समझ में आया? ठीक है। अब हमने क्या पढ़े, एक्सट्रैक्शन के कितने, उठा उठा उसको, हमने क्या क्या पढ़े? एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम, हाई रिएक्टिविटी। इन तीनों में अलग अलग मेथड यूज होता है। लो रिएक्टिविटी में ऑक्साइड कन्वर्ट किया सल्फाइड ओर को, गर्म किया विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट, काम हो गया, क्या मिल गया? इम्प्योर मेटल, इम्प्योर है, ठीक है, रिफाइंड नहीं है, प्योर और रिफाइंड और उसमें अंतर होता है, ठीक है, वो इम्प्योर है। फिर मीडियम एक्टिविटी में सल्फाइड और टू ऑक्साइड और रोस्टिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनेट और टू ऑक्साइड, एक्सेस ऑफ हीट करो, कैल्सिनेशन, ऑक्साइड और मिला, रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन, कोक बोलते हैं उसे, यूज किया, प्योर मिल गया, प्योर नहीं है, इम्प्योर है, रिफाइन करेंगे लास्ट में जाके, ठीक है, ये प्रोसेस लास्ट में ये होगा। फिर हाई रिएक्टिव वाले में
उनका ऑक्साइड और जो होता है वो ऑलरेडी स्टेबल है, उनका ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन से, तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें उसी उनको मेल्ट, उनके कंपाउंड को मेल्ट करते हैं और उसमें से पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उससे हमको प्योर प्योर मतलब जो इम्प्योर मेटल है वो मिल जाता है, विदाउट, है ना, अकेला एन है, अकेला के, वो मिल गया। अब लास्ट स्टेज क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम ये सारे प्रोसेस करते हैं एक्सट्रैक्शन के, तो बहुत सारी इंप्योरिटीज उनके अंदर एटम्स तक, एटम्स के आजू बाजू चली जाती हैं। नाउ टू रिमूव दैट दोज impurities, those that mud, we do electrolytic refining। उसमें क्या होता है पूरे प्रोसेस में, जो मड इकट्ठा होता है अंडर द एनोड, दैट इज नोन एज एनोड मड, और जो इम्प्योर मेटल है वो यूज करोगे एज एनोड, प्योर मेटल यूज करोगे एज ए कैथोड, रिफाइंड वाला। तो इम्प्योर मेटल से एटम्स, मेटल के एटम्स सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन से एटम कहाँ जाएंगे, रिफाइंड वाले पे। अरे यहाँ के ना, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक सारे एटम्स मेटल के जो इम्प्योर वाले ने वो सब कहाँ नहीं आ जाते, सॉल्यूशन में। और उतने अगर यहाँ से 100 अंदर आए, तो सॉल्यूशन से 100 कहाँ जाएंगे, रिफाइंड वाले, ताकि मामला उतना का उतना ही रहे, अंदर 100 ही थे 100 ही रहेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहां तक डाउट है तो बोलो। नहीं, अब करेंगे सेक्शन डिस्कस चैप्टर 7।